नमस्कार दोस्तों। एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि यूरिनरी सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे थे और यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमने जो है कि किडनी डिस्कस कर लिया है, नेफ्रॉन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपन जो है कि नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके यूरिन फॉर्मेशन के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इत्यादि से दो तीन बार जो है कि एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है। तो अपन बिल्कुल ही बेसिक से और सिस्टम वाइज ए टू जेड स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बार सभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो तीन प्रोसेस से होकर के गुजरता है। कितने प्रोसेस से? यूरिन का फॉर्मेशन हमेशा तीन प्रोसेस से होकर के गुजरता है। इसमें नंबर वन प्रोसेस आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या आता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है इसका प्रथम प्रोसेस होता है। उसके बाद सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। उसके बाद क्या होता है? ट्यूबुलर सीक्रेशन। आप इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से इस प्रकार से समझिएगा कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो है कि यूरिन यूरिन कहाँ पे आता है, यानी कि मान लीजिएगा कि अफरेंट आर्टेरियोल से जितना ब्लड आया, अफरेंट आर्टेरियोल से जितना ब्लड आया उतना इफरेंट आर्टेरियोल से नहीं गया। जितना ब्लड इधर से आया उतना ब्लड इधर से नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो है कि अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर, यानी कि इसको मैं ए से डिनोट करूंगा और इसको जो है कि ई से डिनोट करूंगा। अफरेंट का मतलब ए होता है और इफरेंट का मतलब यहाँ पर ई होता है। ठीक है, तो जितना ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल से आया उतना ब्लड जो है कि इफरेंट आर्टेरियोल से नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है कि यहीं पर ब्लड जो है कि यहाँ पर कलेक्ट हुआ और यहाँ पर प्रेशर बढ़ा। क्या हुआ? यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हुआ और यहाँ पर एक प्रेशर लागू हुआ। वो प्रेशर कितना है? 55 mm ऑफ Hg। कितना है? 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर है। और ये प्रेशर किसका प्रेशर है? ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। किसका है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ये कितना है? 55 mm ऑफ Hg का है, याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे अभी आपको तीन चीजें बताई है। एक बताया मैंने अफरेंट आर्टेरियोल जो किडनी के अंदर ब्लड लेके आती है। दूसरी होती है इफरेंट आर्टेरियोल जो किडनी से ब्लड लेकर के जाती है ना। अफरेंट आर्टेरियोल से जितना ब्लड आया उतना इफरेंट आर्टेरियोल से नहीं गया। तो वो ब्लड कहाँ पे आके इकट्ठा हुआ? वो ब्लड जो है कि ग्लोमेरुलस के अंदर आकर के इकट्ठा हुआ। और ग्लोमेरुलस के अंदर आकर के इकट्ठा हुआ तो इसने एक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया। क्या प्रेशर क्रिएट किया? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कितना होता है? 55 mm ऑफ Hg का होता है। इस प्रेशर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रेशर का मुख्य उद्देश्य है कि ये कैसे भी करके इस ब्लड को किसके अंदर डाले? ये कैसे भी करके इस ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर डाले। किसके अंदर डाले? ग्लोमेरुलस के अंदर ये ब्लड को डाले। ठीक है, तो अपरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, उस ब्लड ने ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? देखिए, अफरेंट आर्टेरियोल में सिर्फ और सिर्फ ब्लड नहीं आता है, उसके साथ में ब्लड के साथ में प्लाज्मा प्रोटीन भी आती है। तो ब्लड ने जो प्रेशर क्रिएट किया और ब्लड जो है कि ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल के अंदर लीकेज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन को बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन को बुरा लगता है। और प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है? जहां से ब्लड लीकेज हो रहा था, जिन छिद्रों से ब्लड लीकेज हो रहा था, जिसको अपन ने फेनेस्टर नाम दिया था। जब अपन ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो ग्लोमेरुलस के अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें अपन फेनेस्ट्रा बोलते हैं और उसके द्वारा जो है कि ब्लड छनता है। क्या होता है? उसके द्वारा ब्लड फिल्टर होता है। तो जो प्रोटीन क्या काम करेगी? अब यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन जो है कि इन छिद्रों पे आकर बैठ जाएगी। इन छिद्रों पे आकर के बैठ जाएगी और वो किसको रोकने की काम करेगी? वो जो ब्लड आ रहा है उसको रोकने का काम करेगी। और उस ब्लड को रोकने के लिए यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए क्या करेगी? ये 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर क्रिएट करेगी। कितना mm ऑफ Hg का प्रेशर क्रिएट करेगी? 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर क्रिएट करेगी। कौन करेगी? ये प्लाज्मा प्रोटीन करेगी। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए या ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि 55 mm ऑफ Hg का है उसको रोकने के लिए 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाती है। किसके ऊपर लगाती है? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के ऊपर लगाती है, ताकि वो छिद्र भरे और उस छिद्र भरने की वजह से जो ब्लड आता है उस ब्लड को रोकने का प्रयास करे। लेकिन देखो, इसका प्रेशर 30 mm ऑफ Hg का है। कितना है?
30 mm ऑफ Hg का है, और जो प्लाज्मा का जो प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है वो 55 mm ऑफ Hg का है। तो इस प्रेशर को रोकने में ये नाकाम रहती है, और वहां से क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, अपन यूरिन फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कहां कहां से यूरिन फिल्टर होता है, किस किस जगह से यूरिन जो है कि फिल्टर होके आता है, और एक्चुअल में यूरिन कैसा बनता है। ठीक है, अपन A to Z चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी तक अपन ने पढ़ा कि अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, कितना आया, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको डिस्क्राइब करता हूं। यहाँ पर ये सारे अपन नोट्स में मैंने बना रखे हैं, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपन सारे नोट्स में पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको एक बार इमेज के अंदर सब कुछ बता दूं, उसके बाद अपन नोट्स में एक साथ क्लियर करते चलेंगे सारी चीजें। ठीक है, देखिए, अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, किसके द्वारा, अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, और वो कहां पर आया, ग्लोमेरुलस के अंदर आया, है ना। जितना ब्लड अफरेंट लेकर के आई, उतना ब्लड जो है कि इफरेंट लेकर के नहीं गई। क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर जो है कि कम है, इसका जो ल्यूमन वो कम है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ा, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ा, और इस प्रेशर को अपन ने नाम दिया, इसको पहले नाम दिया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कितना है, 55 mm ऑफ Hg का है, 55 mm ऑफ Hg का है। ठीक है, अब इस प्रेशर को रोकने के लिए, इस प्रेशर को रोकने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन ने अपना प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्लाज्मा प्रोटीन ने इन छिद्रों पर बैठ करके अपनी ताकत लगाई, यानी कि अपना प्रेशर लगाया। कितना लगाया, 30 mm ऑफ Hg का लगाया, कितना लगाया, 30 mm ऑफ Hg का लगाया, है ना। अब यहां पर देखिए, फिर भी ब्लड का, फिर भी जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का जो प्रेशर है उसको नहीं रोक पाया। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर कितना है, 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर है, जो कि ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 30 mm ऑफ Hg के प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, तो ब्लड यहाँ से जो है कि फिल्टर होके कहां पे आता है, ब्लड यहाँ से फिल्टर होके ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, बोमन कैप्सूल के अंदर आता है ना। बोमन कैप्सूल के अंदर जो है कि ब्लड आ गया। अभी बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड आ गया, तो ब्लड ने क्या किया, जैसे जैसे बोमन कैप्सूल पूरा पानी से भरता गया, जैसे जैसे बोमन कैप्सूल पूरा जो है कि ब्लड से भरता गया, तो इसने क्या किया, इसने बेईमानी की। क्या बेईमानी की इसने, इसने बोला कि मैं अब और वाटर नहीं आने दूंगा, अब मैं और पानी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं पूरा भर चुका हूं। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो ये यहाँ पे फिल्टर होके आया, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब ये फिल्ट्रेट क्या करेगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से जो पानी बोमन कैप्सूल के अंदर है, जो वाटर बोमन कैप्सूल के अंदर आया, उसको फिल्टर हो गया है, तो उसने अपन ने क्या नाम दिया, उसको फिल्ट्रेट नाम दिया। अब ये फिल्ट्रेट क्या करेगा, अपना एक प्रेशर क्रिएट करेगा, किसको रोकने के लिए, जो 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर आ रहा था, उस 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर को रोकने के लिए जो फिल्ट्रेट है, जो कि ग्लोमेरुलस कैपिलरी से फिल्टर हुआ और बोमन कैप्सूल में आया, ये क्या करेगा, ये 15 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाएगा। क्या करेगा, ये 15 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाएगा, किसको रोकने के लिए, इस 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर को रोकने के लिए। तो 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर को रोकने के लिए दो चीजें आ गई, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन का प्रेशर हो गया जो 30 mm ऑफ Hg का है, दूसरा जो है कि जो फिल्ट्रेट का जो प्रेशर है, जो फिल्ट्रेट का जो प्रेशर है वो 15 mm ऑफ Hg का है। तो 15 और 30 मिलाकर के 45, 15 और 30 मिलाकर के कितना हो गए, 45 हो गए। अब ये 45 mm ऑफ Hg का प्रेशर किसको रोकने का काम कर रहा है, ये 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर को रोकने का काम कर रहा है। किसको रोकने का काम कर रहा है, 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर को रोकने का काम कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि क्या ये क्या है, 55 mm ऑफ Hg, इसको रोकने का काम कौन कर रहा है, 45 mm ऑफ Hg का प्रेशर रोकने का काम कर रहा है। तो क्या ये इसको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर बचता है। क्या बचता है, 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर बचता है ना। ठीक है, क्योंकि 55 में से अगर 45 गए तो कितने बचेंगे, 10। तो जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर होता है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg का होता है। क्लियर है। अब अपन नोट्स में देखेंगे, जो भी अपन ने अभी डायग्राम में समझा वो A to Z चीजें अपन नोट्स के अंदर देखेंगे। नोट्स के अंदर देखिएगा। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अपन पहली यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस होती है, एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरी होती है ट्यूबुलर सीक्रेशन। अपन जो है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि प्रथम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, इसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में फ्लूइड हायर कंसंट्रेशन से
लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। कहने का मतलब जो है कि फ्लूइड जो होता है वो ग्लोमेरुलस से, किससे, ग्लोमेरुलस कैपिलरी से किसके अंदर आता है, बोमन कैप्सूल के अंदर आता है ना। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में वैसे भी अफरेंट आर्टेरियोल से जो प्रेशर आया वो ज्यादा है, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर आ रहा है। मैंने बहुत इजी नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से ज्यादा होता है। सही बात है, अफरेंट आर्टेरियोल जो होती है उसका जो ल्यूमन होता है वो इफरेंट आर्टेरियोल से ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब जितना ब्लड आया, जितना ब्लड अफरेंट से आया उतना ब्लड इफरेंट से नहीं गया। तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जितना ब्लड अफरेंट आर्टेरियोल से आया उतना ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल से नहीं गया, तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ा, जिसको अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ उसके अंदर। तो आगे देखिएगा क्या होगा कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो प्रेशर बढ़ा अपन उसको क्या बोला, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर जो वाटर और प्लाज्मा के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर है ना। ये पूछा गया है कि क्या ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ब्लड के अंदर, सॉरी, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर वाटर और प्लाज्मा के द्वारा लगाया जाता है ना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और ये प्रेशर कितना होता है, ये जो प्रेशर होता है ये 55 mm ऑफ Hg का होता है। कितना होता है, 55 mm ऑफ Hg का होता है। क्लियर है यहाँ तक। कितना होता है ये प्रेशर, 55 mm ऑफ Hg का होता है। अब दूसरा प्रेशर जो यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन ने लगाया था 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर को रोकने के लिए, वो कितना था, उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। और प्रेशर क्रिएटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन अगेंस्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो 55 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर था, उस 55 mm ऑफ Hg को प्रेशर को रोकने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन ने 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाया था। लेकिन 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर जो होता है वो कम होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो प्रेशर होता है वो 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर को रोकने में नाकामयाब रहता है। क्लियर है यहाँ तक की रामायण आपको। आगे देखिएगा, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल, यानी कि जैसे तैसे करके 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर जो होता है, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम में देखिएगा, जैसे कि अपन ने जो पढ़ा, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि ये क्या है, ग्लोमेरुलस है और ये क्या है, बोमन कैप्सूल है ना। तो अपन ने देखा कि ग्लोमेरुलस के अंदर से वाटर जो होता है वो छिन छिन के कहाँ पे आया, बोमन कैप्सूल में आया। अब जो बोमन कैप्सूल में आया इसको अपन क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे फिल्ट्रेट, क्योंकि ये फिल्टर होके आया है। क्या होके आया, ये फिल्टर होके आया है। क्लियर है। अब देखिएगा, ये जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर जो फिल्टर होके वाटर या ब्लड आया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल। ये कितने का होता है, तो ये कितने का होता है, 15 mm ऑफ Hg का होता है। यह नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यह भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रोकने का काम कर रहा है। जैसे ही बोमन कैप्सूल के अंदर पानी भर जाएगा तो वो क्या करेगा, जो ग्लोमेरुलस से पानी आ रहा है, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड आ रहा है उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो यह क्या करेगा, देखो यह भी किसको रोकने का काम करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर जो कि कितना था, 55 mm ऑफ Hg का था, उसको रोकने का काम करेगा। कौन करेगा, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, किसमें, ग्लोमेरुलस के अंदर। क्लियर है। तो आगे देखिएगा, 55 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर था वो पॉजिटिव प्रेशर था, और जो 30 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर था वो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया गया था, किसको रोकने के लिए, 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर को रोकने के लिए, ठीक है। एक जो होता है कि 15 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर था, जो 15 mm ऑफ Hg का प्रेशर था वो किसने लगाया था, वो जो ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्टर होके आया था, बोमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्टर होके आया था उसके द्वारा लगाया गया था। तो 30 + 15 नेगेटिव प्रेशर है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रोकने का काम कर रहे हैं, और ये कितना होता है, 45 mm ऑफ Hg। अगर इनको बराबर करेंगे तो कितना होगा, 45 mm ऑफ Hg हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है कौन सा है, नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है। तो 55 में से अगर 45 को माइनस करें तो 10 mm ऑफ Hg बचता है। कितना बचता है, 10 mm ऑफ Hg बचता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके अंदर आगे देखिएगा, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 10 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर है वो नेट प्रेशर है। कितना है, 10 mm ऑफ Hg इज ए नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक की रामायण आप लोगों को, ठीक है, यस और नो, ठीक है। देखो, इस नेट फिल्टर की वजह से फ्लूइड बोमन कैप्सूल में आता है जो कि कितना होता है, 125 ml होता है, यानी कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, 125 ml होती है, और किसके द्वारा, बोध किडनी के द्वारा होती है, ठीक है।
दोनों किडनी के द्वारा जो है कि 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट जो है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है ना। तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी जीएफआर? 180 लीटर पर डे। क्वेश्चन पूछा गया है कि 24 आवर में जीएफआर कितनी होती है? 180 लीटर पर डे होती है, ठीक है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का ओनली 1% यूरिन बनता है। एक जो 180 लीटर पर डे हो रहा है, देखो इसमें लीटर है ना, 180 लीटर पर डे किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, वापस से रीअब्सॉर्ब होता है, फिर फिल्टर होता है, फिर रीअब्सॉर्ब, ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। और इस प्रक्रिया का केवल 1% यूरिन बनता है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? प्रेगनेंसी में हीमोडाइलेशन के कारण जीएफआर नॉर्मल से 50% बढ़ जाती है। कहने का मतलब है नॉर्मल से 50% यानी कि 125 ml का 50% यानी कि 187 ml, 187 ml जो है कि बढ़ जाती है। और 24 आवर में भी 50% बढ़ेगी तो 270 लीटर पर 24 आवर हो जाएगी, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन, एस्पिरिन और पेनिसिलिन फिल्टर नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। दूसरा, अपन ने पहली प्रोसेस पढ़ी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अपन दूसरी प्रोसेस पढ़ेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखो, सबस्टेंस का रीनल ट्यूबुल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वॉसर रेक्टर में ट्रांसफर होना। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये क्या है साहब? ये बोमन कैप्सूल है। ये क्या है? ये बोमन कैप्सूल है। और ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस है। ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। इसमें अफरेंट आर्टेरियल जो है कि ब्लड लेके आती है और इफरेंट आर्टेरियल जो है कि ब्लड लेके जाती है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये यहाँ से छिन छिन के कहाँ पे आया? यहाँ से छिन छिन के ये बोमन कैप्सूल के अंदर आया। ये बोमन कैप्सूल जो है कि पूरा भर चुका है। अब यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी यानी कि पीसीटी, क्या पीसीटी स्टार्ट होती है। पीसीटी के बाद जो होता है क्या आता है? लूप ऑफ हेनले आता है ना। लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आता है? लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी आता है। और डीसीटी के बाद जो है कि कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी के बाद जो है क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट आता है। यहां तक की प्रोसेस क्लियर है। अब इसमें देखिएगा कि जो ब्लड जो है कि पीसीटी के अंदर आया था, जो ब्लड पीसीटी के अंदर आया था वो आसपास की जो पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज होती है, क्या होती है? आसपास की जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। किसको? इस फिल्ट्रेट को अवशोषित किया जाता है ना। इसको वापस से अवशोषित किया जाता है। और आगे देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सबस्टेंस का रीनल ट्यूबुल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या वॉसर रेक्टा में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिएगा, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं पीसीटी की। तो पीसीटी में क्या होगा? पीसीटी के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। क्या करती है? ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। इसीलिए कहा गया है कि पीसीटी के अंदर जो होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? पीसीटी के अंदर होता है। और कितना होता है? 65% होता है। जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो सभी एब्जॉर्प्शन का कुल मिलाकर योग करने के बाद जो 65% एब्जॉर्प्शन होगा वो किसका होगा? पीसीटी का होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है? तो पीसीटी में होता है। क्लियर है? इसमें देखिएगा आगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और विटामिन का 100% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो पीसीटी में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है ये कहाँ पर होगा? पीसीटी में होगा। और मैक्सिमम कितना? 65%, है ना। अब पीसीटी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है? यहाँ पर दो चीजें काम करती है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इसमें देखिएगा, देखिए एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। चलिए इसको नोट्स को थोड़ा समझ लीजिए आप। एक्टिव के अंदर क्या हो रहा है? इसमें सबस्टेंस रीनल ट्यूबुल में कम होते हैं ब्लड की तुलना में, लेकिन इसका रीएब्जॉर्प्शन जरूरी है। इसका क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन जरूरी है। अब देखिएगा, ये अपनी मान लीजिए कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। क्या है? मान लीजिए नहीं, ऐसी होती है। ये क्या है? एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। अब इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जो एब्जॉर्प्शन जिनका अपन को करना है उनकी संख्या कम है। किसकी तुलना में? ब्लड की तुलना में। ब्लड में तो बहुत सारे हैं लेकिन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में क्या है? कम है।
लेकिन इनका एब्जॉर्प्शन करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन किसकी मदद से होगा, यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन जो है कि एटीपी की मदद से होगा, यानी कि एनर्जी की मदद से होगा। तो एनर्जी की मदद से हो रहा है तो क्या होगा, एक्टिव एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर तो भरपूर मात्रा में सबस्टेंस पड़े हैं, भरपूर मात्रा में सबस्टेंस पड़े हैं, और इनकी तुलना, इनकी जो संख्या है ये ब्लड में कम है, इनकी जो संख्या है वो क्या है, ब्लड के अंदर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सबस्टेंस मूव करेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको क्या बोला है अपन ने, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ गया होगी दोनों प्रोसेस, है ना। एक्टिव में क्या होता है, इसमें सबस्टेंस का रीनल ट्यूबुल, जिसमें सबस्टेंस होते हैं वो रीनल ट्यूबुल्स में कम होते हैं, और ब्लड की तुलना में, किसकी, ब्लड की तुलना में रीनल ट्यूबुल्स की, यानी कि पीसीटी और डीसीटी लूप ऑफ हेननेल में कम होता है ब्लड की तुलना में। लेकिन इनका जो होता है एब्जॉर्प्शन करना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि ये बॉडी के लिए इंपोर्टेड सबस्टेंस होते हैं, और इनका क्या होता है, एक्टिव ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, सो ट्रांसफर ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो सबस्टेंस होता है उनका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से। क्लियर है। दूसरा होता है पैसिव ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एग्जांपल मैंने बताया है यूरिया और वाटर और क्लोराइड। ठीक है, आगे देखिएगा, लूप ऑफ हेनले की अपन बात करते हैं। तो फिल्ट्रेट का 20 से फिल्ट्रेट का 15 से 20% रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो लूप ऑफ हेनले में होता है। फिर भी बता रहा हूं, अगेन एंड अगेन रिमाइंड, कि पीसीटी के अंदर 65% इनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और एमसीक्यू यहां से पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा, देखिए, थीन असेंडिंग सेगमेंट, जो नेफ्रॉन का जो थीन असेंडिंग सेगमेंट होता है, जो अपन ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसमें अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि मान लीजिएगा, जैसे कि ये क्या है, ये पीसीटी है ना, ये पीसीटी है। उसके बाद क्या आया, लूप ऑफ हेनले आया। तो एक तो आता है थिक लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आता है थिन, यानी कि थोड़ा पतला लूप ऑफ हेनले, है ना। समझ में आ गया यहाँ पर कि थिन कौन सा होता है और थिक कौन सा होता है। इसमें देखिएगा, थिन असेंडिंग सेगमेंट, जो नेफ्रॉन का पोर्शन होता है, वो ऐसा पार्ट होता है जिसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। थिन असेंडिंग थिन असेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले होता है, उसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्वेश्चन कंबाइन एम्स के अंदर पूछा गया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन के चैनल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि लूप डायूरेटिक होती है, जो लूप डायूरेटिक होती है, वो नेफ्रॉन के थिक असेंडिंग सेगमेंट पर काम करती है। कहां पर काम करती है, नेफ्रॉन के थिक असेंडिंग सेगमेंट पर एक्ट करती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा डीसीटी। डीसीटी में जो है कि 15 से लेकर के 20% रीएब्जॉर्प्शन होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो डीसीटी पे काम करता है, और एंटी डायबिटिक जो हार्मोन होता है वो भी किसके ऊपर काम करता है, डीसीटी के ऊपर काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। इसमें बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब फाइनल पोर्शन अपना आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। अपन ने तीन चीजें पढ़ी हैं, एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। अपन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हार्मफुल मटेरियल का पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज और वोसा रेक्टर में रीनल ट्यूबुल से ट्रांसफर होता है। यानी कि हार्मफुल मटेरियल जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं हुआ था, जिनकी साइज बड़ी थी, वो वापस ब्लड में जाते हैं। कहां पर जाते हैं, वोसा रेक्टा में जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं, और उनका क्या होता है, वापस सीक्रेशन होता है। किसमें होता है, रीनल ट्यूबुल के अंदर होता है, ताकि वो यूरिन के द्वारा पास आउट हो सके। ठीक है, मान ली एग्जांपल के लिए क्रिएटिनाइन हो गया और पेनिसिलिन हो गया, ईटीसी जो ड्रग्स वगैरह होगी। देखो, अपन ने जो है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है ये पढ़ लिया। अब अपन यूरिन का नेचर जानेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। यूरिन का नेचर जानने के बाद फिर जो है कि अपन क्या पढ़ेंगे, डिजीज वाले पोर्शन पे आएंगे। इस पे आएंगे, डिजीज वाले पोर्शन पे आने के बाद अपन इसकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कंप्लीट पढ़ने के बाद जो है कि नेक्स्ट अपन एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करेंगे। जो बड़ी बड़ी कोचिंगों को फीस देकर के आप जहां पर इतनी फीस के बाद भी इतना अच्छा मटेरियल नहीं मिलता, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।